हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान की क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी से जो चालू होने वाला है, उसमें विज्ञान के पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिया हूँ जो 2023 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पूरा पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, जिससे आपको भी अनुभव हो और आप भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो यहाँ पे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति पूछा है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब कोई वस्तु फोकस पर हो तब उसकी इमेज कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पर हो तब कहाँ बनती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कहाँ बनती है, दर्पण ध्रुव के बीच में हो वस्तु तब उसकी इमेज कहाँ बनती है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा कब पाया जाता है? यहाँ पे हम फिगर से हम समझाते हैं। एक अवतल दर्पण को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों, जब भी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब कोई वस्तु रखा जाता है तब उसका जो है इमेज आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, जब भी ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहाँ पर वस्तु हो जाएगा, वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 को हम सही कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों, अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो अभी दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, दर्पण से जो रिलेटेड क्वेश्चन बताया, हर साल कोई न कोई क्वेश्चन पूछता रहता है। इसलिए दर्पण से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, यानी उसकी स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, क्योंकि हर साल कोई न कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता रहता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए दोस्तों, यानी कि नज़दीक वाली वस्तु उसको नहीं दिख रही है। नज़दीक के लिए क्या करेंगे, जब भी नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई देती हैं, तब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको नज़दीक की नहीं दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन अवतल होगा वो कैंसिल, वो कट जाएगा, अवतल लेंस कट जाएगा। और यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है दोस्तों, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अगर हम 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का लेंगे तो हमें डिस्कवरी नज़दीक से देखना है, तो कहाँ 50 सेंटीमीटर दूर से हमें दिखेगा ही नहीं। तो हमें कम से कम 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस लेना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे 3 में दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा दिया है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी कि दर्पण और लेंस कौन से हो सकते हैं? ठीक, तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर किस में होता है? अवतल में होता है। अवतल में, अवतल दर्पण में भी होता है, अवतल
लेंस में भी। ठीक, तो यहाँ पे जो दोनों दिया है यहाँ पे ये कैंसिल, दर्पण अवतल तथा लेंस ये गलत हो जाएगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल ये भी गलत, यानी कि दोनों ही अवतल दर्पण होंगे जो कि ऑप्शन नंबर पहले वाले में दिया है। ठीक, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां माइनस में ही होती है। तो दोस्तों इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ठीक, अब मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा ऑप्शन है? तो पहला दिया है कॉर्निया, फिर परितालिका, पुतली, दृष्टिपटल। ठीक, तो अगर हम कॉर्निया की बात करें तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं आपको समझाने के लिए। मानव नेत्र का ऐसे नहीं, मानव नेत्र का एक फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, इस तरह मान लो फिगर हो गया। यहाँ पे कॉर्निया कहाँ होती है मालूम है? कॉर्निया ये जो उभरी हुई भाग होती है ये कॉर्निया होती है। और परितालिका, यहाँ पे बीच में एक लेंस होता है, लेंस से एक तरल पदार्थ जो है जुड़ा होता है जिसको हम आइरिस या परितालिका कहते हैं। ये आइरिस है, एक मिनट, ये वाला भाग आइरिस है। ठीक, पुतली लेंस के बीच में होती है, पुतली या नेत्र तारा। जो दृष्टिपटल है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल पर। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, हम बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे दिया है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है। हम यहाँ पे एक चालक तार खींच लेते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पहले श्रेणी क्रम में एक और चालक तार को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे आगे श्रेणी क्रम में। ठीक, और फिर पार्श्व क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है, ये ऐसे, फिर इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया समांतर क्रम में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले वाले में जोड़ा गया है इसमें ऊष्मा जो है इसकी आधी होगी, ये जो पार्श्व क्रम में एक जोड़ा गया है इसकी आधी होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 जोड़ा गया है तो और भी कम हो जाएगा ऊष्मा, यानी कि जब भी तार जितने पार्श्व क्रम में जोड़ते चले जाएंगे ऊष्मा और कम होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे पहले आधा हुआ, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा हो जाएगा। उसका आधा कितना होगा? 1/2। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:4, यानी 1/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक, तो दोस्तों इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु परिपथ, आप लोग समझिए, लघु का मतलब छोटा। अगर कोई तार छोटा है, ठीक, तो धारा का मान बहुत कम हो जाएगा। ये गलत है भाई, धारा का मान कम कहाँ होगा? जितनी परिपथ लघु होगा उतना ही धारा अधिक बढ़ेगा। परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब गलत होगा। यानी कि अगर लघु है परिपथ, छोटी है परिपथ, तो विद्युत धारा अधिक होगा क्योंकि प्रतिरोध कम होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 को विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर से एक धारा मापी यंत्र है, ये भी एमीटर से धारा मापा जाता है। मोटर, अरे भाई मोटर क्या, मोटर तो एक यंत्र है। मोटर से विद्युत धारा उत्पन्न होता है? नहीं, मोटर तो पंखे में लगे होते हैं, मोटर समरसेबल में लगे होते हैं, उससे विद्युत धारा कहाँ उत्पन्न होता है? ठीक, यानी कि जनित्र, ये पहला ऑप्शन में दिया है जो जनित्र। जनित्र का मतलब जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, या यहाँ पे ये भी दे सकता था डायनेमो। ठीक, तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को डायनेमो कहते हैं या जनित्र, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार सही हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। तो एंटीमनी उपधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं इसी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, पहले सबसे आपको मालूम रहना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे हम पता करते हैं कि एकल बंध द्वारा कौन कौन सी जुड़ी हुई है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे अगर पहला को देखा जाए C2H6, C में इधर 3 ठू और इधर 3 ठू हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, यानी चारों संयोजकताओं में जो है एकल बंध द्वारा जुड़ा रहेगा। C2H6 ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, और दूसरा देखते हैं दोस्तों C2H4। अगर C2H4 को देखा जाए तो दो ठू C बना लेंगे और हाइड्रोजन 3 ठू यहाँ पे। ठीक, दोस्तों इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन एक है, यानी कि C2H4 लिखा हुआ है। इस प्रकार असंतृप्त है। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा असंतृप्त है। तीसरों को भी देख लेते हैं। तीसरा में CH4 दिया है। CH4 हाइड्रोजन अगर 4 ठो लगाएंगे दोस्तों, चारों एकल बंध द्वारा, यानी कि इस कार्बन की संयोजकताओं द्वारा जुड़ा है, तो ये संतृप्त है। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है केवल वही असंतृप्त है, वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल, ठीक, प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? प्रोपेनल अल किस में जोड़ता है? तो दोस्तों जिसमें CHO जुड़ा होता है ग्रुप, वो प्रोपेनल होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर पहला इस प्रकार सही हो जाएगा। आपको क्रियात्मक समूह से रिलेटेड ये सब याद रखना होगा, जैसे कीटोन में क्या जुड़ता है, एल्कोहल में। ठीक, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एसिटिक अम्ल का IPSC नाम है। एसिटिक अम्ल, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। ठीक, अगर इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। ठीक, और COOH के लिए ओइक जोड़ते हैं तो एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट या कन्फ्यूजन है। अगले को देखते हैं, उसको हम लास्ट में देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम अगर 14 की बात करें तो 14 की बात करें, वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क सेम के आकार का होता है। वृक्कों का कार्य श्वसन, श्वसन थोड़ी ना होता है। प्रजनन, प्रजनन भी नहीं होता है। उत्सर्जन, पाचन, पाचन आमाशय में होता है जी, वृक्कों में थोड़ी ना होता है। वृक्क क्या है दोस्तों? एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन अंग है, यानी कि वृक्क में जो हमारा ब्लड होता है उसका सफाया करके अशुद्धियों को यूरिन के जरिए बाहर निकालता है। वृक्क का कार्य वही होता है, एक उत्सर्जी अंग होता है, यानी उत्सर्जन वृक्कों का कार्य होता है। ठीक, तो दोस्तों अब इसी क्रम में 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पुदीना में नहीं, आलू में नहीं, आलू में कहाँ होगा? ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म में पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर ही साल पूछ लेता है।
आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर का किया था, मटर पर प्रयोग किए थे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, तो दोस्तों अब इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन को। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 को है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर। देखो भाई, मीठी तीखी वाली बात कहाँ हो गई। उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। सरसों तो नहीं था, गुड़हल भी नहीं, उन्होंने मटर पे ही किया था, लेकिन ये उद्यान मटर वाला सही है। ठीक, ये उद्यान मटर दूसरा वाला। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 वाला दिया है कि निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या दिया है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा में क्या होता है, मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनियाँ भी होती हैं, शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका नर में होता है, नर में शुक्रवाहिका होता है। तो इसमें पूछा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यही नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं खंड ब में। अब हम किस में आ जाते हैं, खंड ब में। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन का अनुभव होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। किरण आरेख। ठीक, तो दोस्तों अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब भी अवतल दर्पण होगा, वस्तु होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी। हम करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक हम यहाँ पे अवतल दर्पण हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण को हम खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बोला है। जब भी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है साथियों, उसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। यहाँ पे गलत हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे ये गलत हो गया है, क्या मालूम है। यहाँ पे ये ऐसे आएगा यहाँ तक, यहाँ पे काटेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बनेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, ये आपको कंडीशन याद रखना होगा। ध्रुव और फोकस के बीच, अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच देखें तो जो अभी हम जस्ट पहला क्वेश्चन बताए थे, जस्ट पहला वाला क्वेश्चन क्या बताए थे, दर्पण को हम बना लेते हैं। जस्ट पहला हम बता चुके हैं कि जब भी ध्रुव और फोकस के बीच में हो तब, यहाँ पे फोकस और पोल ध्रुव के बीच में हम कोई वस्तु को रखते हैं, इसका इमेज जो बनता है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, यही फॉर्मेशन होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखा जाए तो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति प्रकृति आकार
तो आप लोग सूत्र से निकाल ही लोगे। जो फोकस दूरी की सूत्र होता है उससे आप लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। किसी 4 ओम प्रतिरोध दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 ओम का प्रतिरोध दिया है। आर का मान 4 ओम दिया है। प्रति सेकंड टी का मान दिया है 1 सेकंड। ठीक, और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी एच का मान 100 दिया है। ठीक, तो दोस्तों एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर हम यहाँ पे पहले हम धारा का मान निकाले तो आई बराबर करड़ी में एच अपान आर टी हो जाएगा। इतना करने के बाद सबको मान रख देते हैं। हीट 100 है, आर का मान 4 ओम है और समय दिया है 1 सेकंड। ठीक, तो 4 25 में 100 रूट 25 हो जाएगा, यानी धारा का मान आई बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर। तो V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे धारा का मान 5, रेजिस्टेंस का मान 4, 5 चौक 20, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। प्रतिरोध क्या आ जाएगा, विभवांतर 20 आएगा, जो कि विभवांतर पूछा है। ठीक, तो दोस्तों इसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का कार्य क्या होता है। विद्युत जनित्र जो विद्युत को उत्पन्न करता है, विद्युत जनित्र या डायनमो, ठीक, उसका नामांकित चित्र बनाकर क्या करना है, उनमें ब्रूसो का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ब्रूसो का कार्य जो होता है जो स्प्लिट रिंग होता है उससे कनेक्ट होता है। ब्रूसो से जो विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है, ब्रूसो के जरिए हम वाय परिपथ में जोड़ देते हैं, जिसमें हमें धारा को प्राप्त करना होता है। अब दोस्तों अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत अथवा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। बना लेंगे आप लोग विद्युत मोटर का। इनमें ब्रूसो का कार्य क्या होता है, देखिए इनमें ब्रूसो का कार्य होता है कि 2 पॉइंट से जुड़े होता है ब्रूस, और जिससे विद्युत धारा को भेजनी होती है। क्या है, पहले वाले ब्रूसो का कार्य विद्युत जनित्र वाले में प्राप्त करनी होती है, लेकिन इसमें जो है विद्युत धारा भेजनी होती है। ठीक, तो दोस्तों इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड ख वाला आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। मेथेनल, मेथ मतलब कि एक कार्बन के लिए मेथेनल, एक कार्बन मेथेनल। नल किसके लिए जड़ता है, नल इसके लिए जुड़ेगा, यानी कि डबल हाइड्रोजन एक कार्बन और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब पेंटेनोन का हम लिखते हैं, पेंटेनोन का 5 कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चारों तरफ इसके लग जाएगा। पेंटेनोन 3, तो 3 वाले पे क्या ओन जुड़ेगा, कीटोन ग्रुप। ठीक, 3 वाले पे कीटोन ग्रुप और सभी जगह हाइड्रोजन। ठीक दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटेनोन का संरचना सूत्र क्या होगा। तीसरे नंबर पे ओन जुड़ेगा कीटोन ग्रुप का। अब क्वेश्चन नंबर डी वाला है, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में क्या होता है साथियों, ब्यूटेनोन में कितना होता है, मेथ एथ प्रोब्यूट 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं कार्बन की चारों तरफ। फिर 2 ब्यूटेनोन, तो दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ेगा, फिर और सभी जगह हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका ये संरचना सूत्र। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए, ये दिया है। फिर आगे क्या है, संतुलित समीकरण, संतुलित करने के लिए हमेशा आता रहता है। अब आगे देखते हैं, ये सब इसको पूरा करना है।
अब यहाँ पे नीचे आते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन दहन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन, हाइड्रोजनीकरण। ठीक, आगे क्या है, यहाँ पे ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर आप ही लिख लेंगे। लसिका रुधिर में अंतर, ये आप लिख सकते हैं। कायिकी जनक किसे कहते हैं, ये सब हृदय का तात्पर्य, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक, अब आगे क्या दिया है, पाचन एंजाइम के कार्य क्या होता है। पाचक एंजाइम के कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। डार्विनवाद, लैमार्कवाद। तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।